नमस्कार। आज हम लोग थे लखनऊ में, हमारे साथ थे डॉक्टर पंचम राजभर जी जो आजमगढ़ से चल के आए हैं, और हम लोग आज बात करेंगे राजभर समाज के उत्थान के लिए जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से जो राजभर समाज की भागीदारी रही है, उसके लिए डॉक्टर साहब का बहुत बड़ा योगदान रहा है समाज के लिए। तो सबसे पहले हम परिचय जानना चाहेंगे आपको। मैं डॉक्टर पंचम राजभर मूलतः आजमगढ़ का निवासी हूँ और एक सोशल और पॉलिटिकल दोनों। राजभर समाज की जो पीड़ा रही है सदियों से जो चली आ रही है, 1962 आज़ादी के बाद से राजभर समाज का जो सही दिशा में मार्गदर्शन शैक्षिक और राजनीतिक और आर्थिक रूप से जो होना चाहिए था, उसमें क्या कहना चाहेंगे? देखिए, राजभर समाज का इतिहास बहुत गौरवशाली, लेकिन जो वर्तमान में परिस्थिति है भारतीय लोकतंत्र में, आज हम कभी शासक थे, कभी राजा थे, और आज प्रजा की हालत में जी परिस्थितियां भिन्न हुई हैं। हमारा सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक तीनों पतन हुआ। पतन के कारण रहे जो भी सामंतवादी ताकतें रही हैं। पहले तो विदेशी आक्रांताओं से हमारे पूर्वजों ने संघर्ष किया, बिल्कुल, और उन पूर्वजों ने इतना तक किया कि देश की एकता, अखंडता और भारत की संस्कृति सभ्यता के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर किया। आज वही भर जाति, राजभर जाति मुख्य विकास धारा से विरक्त है, बिल्कुल हाशिए पे है। ऐसा क्यों? जो भारत की संस्कृति सभ्यता की रक्षक जातियां रही हैं, वो देश की मुख्य विकास धारा से क्यों अलग है? क्या कारण है? ये तो सबको चिंतन करना चाहिए। बिल्कुल। कभी कभी हम लोग भी जब समाज में पैदा है तो स्वाभाविक है कि हमारी भी नैतिक जिम्मेदारी है, जिस समाज में पैदा है उस समाज के का जो हमारे ऊपर ऋण है, उस ऋण से उऋण होने के लिए कहीं न कहीं हमको भी अपना जीविकोपार्जन करते हुए, परिवार का भरण पोषण करते हुए समाज के प्रति भी चिंतन होना स्वाभाविक है। बिल्कुल। उसी चिंतन की कड़ी में हम लोगों ने प्रयास किया, सामाजिक संगठन बना करके। राजनीतिक रूप से भी कहीं कहीं हम लोग जब देखे कि नहीं फेल्योर हो रहे हैं, तो राजनीतिक रूप से भी हम लोगों ने देखा। तो सामाजिक संस्था के माध्यम से हम लोगों ने काफ़ी संघर्ष किया है, और हमारे अग्रज तमाम ऐसे लोग हैं जो पर्दे के पीछे भी हैं। वो संघर्ष करते हैं समाज के प्रति, लेकिन उनको कोई जान नहीं पाता। अब तो सोशल मीडिया का जमाना है, पहले तो सोशल मीडिया कुछ नहीं था, बिल्कुल खाली पत्र व्यवहार होता, पत्र का व्यवहार होता था। तो वही कह रहा हूँ कि अब तमाम ऐसे माध्यम मिल रहे हैं जिसके लिए समाज बढ़ रहा, आगे प्रगति हो रही है, लेकिन जिस ढंग से होना चाहिए, जो आप ये कहना चाह रहे हैं कि समाज प्रगति के पथ पे अग्रसर तो जरूर है, लेकिन जिस रेशियो में होना चाहिए, जो दिशा में होना चाहिए। अगर आपके समाज की अगर बात हम करें तो शैक्षिक रूप से या सामाजिक रूप से भी अगर हम बात करें तो सबसे कम अधिकारी के रूप में अगर देखा जाए तो IAS PCS के अधिकारी के रूप में या किसी कैटेगरी के अधिकारी के रूप में देखा जाए तो बहुत कम लोग ऐसे मिलते हैं जो आप अधिकारी के रूप में किसी पद पे हैं। अशिक्षा, अज्ञानता, रूढ़वादिता, अंधविश्वास, पाखंड सब हमारे में रहा है। लेकिन धीरे धीरे जब शिक्षा की ओर लोग अग्रसर हो रहे हैं तो अपनी भागीदारी की, लोकतंत्र में भागीदारी क्या होनी चाहिए, कैसे प्रतिनिधित्व मिले, कहाँ से हमको सुविधा मिले, जो संविधान में लिखा है, जो संविधान में व्यवस्था है, कैसे हमको मिले, तो धीरे धीरे लोग सचेत हो रहे हैं, तो आगे बढ़ रहे हैं। हाँ, इतना जरूर है कि इस समय हमारे समाज में दो प्रमुख मुद्दे हैं। पहला मुद्दा है आरक्षण, बिल्कुल आरक्षण मुद्दा है। दूसरा है इतिहास का संरक्षण। बिल्कुल, दोनों महत्वपूर्ण मुद्दे पे कहीं कहीं हमारे लोगों को चिंतन करना चाहिए। उसी कड़ी में हम लोग भी जो क्षमता है, जो विवेक है, उसके अनुसार दो कदम चल रहे हैं। आरक्षण की मुद्दा की अगर आपने बात किया तो सबसे पहले हम लोग आरक्षण पे ही थोड़ा बात चर्चा कर लेते हैं कि एक जो इसमें एक दो टीम, राजभर समाज की दो टीम हो गई है ना। हर समाज में भी कहीं न कहीं विसंगतियां होती है, तो इसमें भी एक विसंगति के रूप में कह सकते हैं कि दो टीम हो गई। एक टीम जो ये चाहती है कि हमको आरक्षण चाहिए, दूसरी टीम ये चाहती है कि हमको आरक्षण नहीं चाहिए। इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, लोकतंत्र में संविधान है, संविधान में व्यवस्था है। अगर संविधान में व्यवस्था, तो उस व्यवस्था के तहत हमको जो वंचित समुदाय जो है, जो सुविधा प्रदत्त है वो मिलनी चाहिए। वो संविधान के
दायरे में। बिल्कुल। तो उसके आधार पर हमारे लोग मांग कर रहे हैं कि भाई संविधान में अगर व्यवस्था नहीं होती तो हम लोग नहीं मांग करते। अगर संविधान में व्यवस्था दूसरे लोगों को दी जा रही तो हमको भी मिलनी चाहिए। बिल्कुल। तो ठीक है, इसके बाद हम लोग आते हैं एक, चूंकि भारत और नेपाल से सटा हुआ एक सुहेलवा वन के नाम से विकसित है, जो बहराइच और श्रावस्ती और गोंडा बलरामपुर के बॉर्डर पे है, उसके बारे में हम लोग विस्तार से जानना चाहेंगे कि सुहेलवा वन की उत्पत्ति की अगर बात किया जाए तो इसकी उत्पत्ति कब, कैसे और क्यों हुई थी, इस पे थोड़ा विस्तार से देखिए चर्चा करेंगे। सुहेलवा वन पहले से ही अशुद्ध नाम रखा गया। सन 1952 में प्रदेश सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, दोनों ने विचार करके एक तुलसीपुर ओल्ड रिजर्व रेंज कहा जाता था। अच्छा। तो 1952 में वन विभाग का जब चिन्हीकरण हुआ, फिर बाद में 1960-67 में गोंडा वन प्रभाग, फिर 1978 में सुहेलवा नाम से वन्य जीव प्रभाग का गठन किया गया, नामकरण किया गया। वो भी कई वन्य को मिला करके, जैसे भाभर क्षेत्र है वहाँ पे एक वो पार्वती अर्गा क्षेत्र था, इस तरह तमाम ऐसे वन्य छोटे छोटे थे, उनको मिला करके 1978 में बना। फिर एक शासनादेश जारी हुआ 21 नवंबर 1988 को, सुहेलवा वन्य जीव विहार बलरामपुर। अच्छा। सर उस समय बलरामपुर नहीं था, बहराइच गोंडा और सब मिला के थे, तो वो उस समय ये बहराइच के नाम से था। फिर जब सुहेलवा वन के नाम से ये हुआ तो लोगों को खटका कि जिस धरती पे महाराजा सुहेलदेव शासन किए हों, वो भी 11वीं शताब्दी में, तमाम ऐसे प्रमाणिक अभिलेख हैं, गजेटियर हैं जहाँ पे ये वर्णित है कि महाराजा सुहेलदेव जी श्रावस्ती के शासक थे और उनके नाम पे वो सुहेलदेव वन होना चाहिए, लेकिन अशुद्ध नाम, अमर्यादित नाम, असंसदीय नाम, त्रुटिपूर्ण नाम सुहेलवा शब्द लिखा गया। तो उस पर हम लोगों ने आपत्ति किया। मैंने शुरू से तमाम हमारे अग्रजों ने लिखा, तमाम माननीय जनप्रतिनिधियों ने लिखा, मैंने भी लिखा। जब लिखा पढ़ी शुरू हुई तो जाकर के 8 जुलाई सन 2002 को, अब देखिए जो सरकार ने पहला गठन किया था, ये गठन था 1988 का। ये देख सकते हैं कि ये करीब लखनऊ 14 नवंबर 1988 का है, जब ये सुहेलवा के नाम से ये वन का नामकरण किया गया था। इसके बाद ये गवर्नमेंट का लेटर है, उत्तर प्रदेश का सरकारी गजट का लेटर है, जिसमें कि इसको सुहेलवा वन के नाम से नामकरण किया गया। इसके बाद लिखा पड़ी जरूर देखिए, जब इस पे विवादित हुआ, यह मामला जब विवादित हुआ, इस पे लोगों ने आपत्ति करना शुरू किया कि इसे सुहेलवा वन जो लिखा गया है, ये इसको नाम का शुद्धिकरण होना चाहिए, क्योंकि उस एरिया में, या और अगर प्रदेश की बात करें तो पूरे प्रदेश में, और सनातन धर्म की बात किया जाए तो सुहेलदेव जी का नाम सबसे सर्वप्रथम आता है। इन्होंने हिंदू धर्म की रक्षा को लेकर, है ना। तो इसमें फिर से जब त्रुटिपूर्ण को शुद्ध करने के लिए कहा गया, तो इसमें एक शुद्ध करने के लिए कि एक एप्लीकेशन दिया गया। तमाम एप्लीकेशन जब हुई, तमाम एप्लीकेशन जब गई है, इस तरह से एप्लीकेशन गई है, एप्लीकेशनों पे जाने के बाद सरकार ने इस पे संज्ञान लिया। सरकार ने संज्ञान लेने के बाद कितना, अभी डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि ये शासनादेश संशोधित हुआ। ये शासनादेश जो शासनादेश 8 जुलाई 2002 का है। ये 8 जुलाई 2002 का है। इसको संशोधन करके फिर से इसको सुहेलदेव, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, पहले सुहेलवा था। हाँ, पहले सुहेलवा था, बाद में सुहेलदेव किया गया। इसको सुहेलदेव वन्य विहार जीव विहार के नाम से इसका फिर से नामकरण किया गया। लेकिन इसमें त्रुटिपूर्ण ये रहा है कि अभी भी ये सुहेलदेव वन्य विहार के नाम से इसका नामकरण नहीं हुआ है। वर्तमान की स्थिति मैं डॉक्टर साहब से ही जानना चाहेंगे कि क्या है। देखिए वर्तमान की स्थिति ये है, काफी प्रयास करने के बाद शासन में और जिला प्रशासन में, विभाग में, प्रमुख वन संरक्षक के यहाँ, DFO के यहाँ, प्रमुख सचिव वन के यहाँ, जब हमने प्रयास किया कि ये संशोधन हो गया, अगर शासनादेश जारी हो गया है 2002 का, तो उसका अनुपालन होना चाहिए। अनुपालन क्यों नहीं हो रहा? तो वहां पे जो सुहेलवा, ये लिख के दे रहे हैं कि नहीं साहब, प्रबोधन में, उद्बोधन में, संबोधन में सुहेलदेव कहा जा रहा है। तो हमने कहा तो लेखन में सुहेलवा क्यों कहा जा रहा है?
अगर प्रबोधन में, संबोधन में, उद्बोधन में आप सुहेलदेव कह रहे हैं तो लेखन में भी सुहेलदेव होना चाहिए। लेकिन सबसे पहले तो ये होना चाहिए कि लेखन में सुहेलदेव होना चाहिए, उसके बाद प्रबोधन में, सामान्य बोलचाल में, हर जगह आप कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे स्थिति बिल्कुल विपरीत है कि पहले प्रबोधन में कर रहे हैं, उसके बाद लेखन में नहीं कर रहे। अभी उनका लेटर पैड देखेंगे, लेटर हेड देखेंगे, सुहेलवा शब्द का उनका है, जो बोर्ड टंगा है सुहेलदेव वन का, सुहेलवा बनने के नाम से ही टंगा है। आज भी 16 किलोमीटर के रेंज में है, जो नेपाल के बॉर्डर पे है। मैं तो गया हूँ जी। फिर मैंने जब देखा कि नहीं सुन रहे तो फिर मैं 25 अक्टूबर 2021 को रिटर्न में लिख के दिया यहाँ पे कि हम 25 अक्टूबर से आमरण अनशन पे बैठेंगे। तो माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यालय पे संजय प्रसाद जी, जो प्रमुख सचिव माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, उन्होंने पत्र भेजा 22 अक्टूबर 2021 को वहां पे जिलाधिकारी को कि नहीं, इस पे संज्ञान लिया जाए। फिर जिलाधिकारी कार्यालय से मुझे फोन आया कि नहीं, वास्तव में आप आमरण अनशन बंद करें, हम पत्र व्यवहार कर रहे हैं। तो फिर मैंने स्थगित किया। ये 2021 की बात है, 21 की बात है, 2021 की बात है। हाँ। आप देख सकते हैं कि ये जो पहला जो नामकरण हुआ है, जो इसका नामकरण जो हुआ था 1988 में, 14 नवंबर 1988 में, इसके बाद इसको नाम का करेक्शन किया गया है 8 जुलाई 2002 में, और 2002 के बाद भी इसमें त्रुटि कोड को संशोधन नहीं किया गया। और अभी भी 2021 में फिर से उसमें स्थिति ऐसी उत्पन्न हो गई कि आमरण अनशन करने के लिए लोग मजबूर हो रहे हैं। ये देखिए, अभी ये 24 मई 2024 का है। ये क्या लिखा है? ये हम देख सकते हैं कि 24, मैंने आरटीआई से मांगा सूचना, 24 मई 2024 का है। हाँ, उसके बाद भी अगर आप देख सकते हैं तो इसमें सुहेलवा वन्यजीव लिखा हुआ। तो ये मतलब बहुत ही विचारणीय सवाल हो गया है कि क्या सरकार, शासन की मंशा क्या है और क्या कहना चाहती है। वर्तमान में जो मुख्यमंत्री योगी जी की सरकार है, योगी जी का मतलब एक अलग ही नाम देखिए, यहाँ पे हम आपको टोकेंगे जी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो अभी बहराइच जनपद के चितौड़ा में 2021 में ही, फरवरी 2021 में ही अनावरण किया स्मारक, राष्ट्रीय स्मारक स्थल का महाराजा सुहेलदेव जी के नाम से। बिल्कुल। और उसी जनपद से सटा हुआ बलरामपुर जिला है, जहाँ पे एक जगह माननीय प्रधानमंत्री जी उद्बोधन कर रहे हैं कि भारत के राष्ट्र रक्षक महाराजा सुहेलदेव राजभर, वहीं पे सुहेलवा शब्द रहे। ये तो बहुत निंदनीय है। नहीं, ये तो दुखद है। बिल्कुल दुखद वाली बात। एक राष्ट्रभक्त के राष्ट्रीय योगदान के प्रति जो देश को कृतज्ञ होना चाहिए, वो कृतज्ञता नहीं है। नहीं, बिल्कुल ये चर्चा का विषय है कि एक तरफ से मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी वहां पे खुद ही जाते हैं, हाँ, उसको संज्ञान में लेते हैं, वहां पे अनावरण करते हैं, हाँ, पर्यटन स्थल घोषित करते हैं। उसके ठीक बगल में बहराइच और बलरामपुर से सटा हुआ, नेपाल बॉर्डर से सटा हुआ, भारत और नेपाल के बॉर्डर पर अगर इस शुद्धिकरण को त्रुटिपूर्ण जो कड़ी है, इसके गाइडलाइन के बाद भी अगर वहां की शासन और प्रशासन और अधिकारी संज्ञान में नहीं ले रहे, तो एक बहुत बड़ा चिंतन का विषय है। अब देखिए, अगर इस पे क्या प्रोग्राम है? देखिए, प्रोग्राम मेरा ये है, जो लोकतंत्र में व्यवस्था है, जो संविधान में हम लोगों को अधिकार प्राप्त है, जो हमारा मूलभूत अधिकार है जी, उस अधिकार के तहत लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत, लोकतांत्रिक प्रक्रिया के जो भी हमें अधिकार नहीं था, उसका मैं निश्चित रूप से प्रयोग करूंगा। चाहे मुझे आमरण अनशन करना, अपने समाज के लोगों के बीच में जागरूक करूंगा, माननीय जनप्रतिनिधियों से भी कहा हूं और कहूंगा और कहता रहा हूं, लेकिन प्रयास करना चाहिए। सबकी जिम्मेदारी हमारी नहीं अकेले है। लेकिन अगर नहीं सुनी सरकार ने तो आमरण अनशन भी करूंगा। शासन में अगर मुझे जिम्मेदार कुछ नियमावली के तहत हुआ तो मैं भी वो प्रयास करूंगा। अगर नहीं सुनवाई तो मैं माननीय न्यायालय में भी जाऊंगा। ठीक है, तो अभी आप देख सकते हैं कि डॉक्टर साहब काफी आक्रोशित भी है, समाज के लोग आक्रोशित हो रहे हैं कि जो इस तरह से सुहेलदेव जी के नाम के साथ अशुद्धिकरण हो रहा है या त्रुटिपूर्ण जो कार्य हो रहा है, इतना तमाम पत्राचार के बावजूद भी उसमें शुद्धिकरण नहीं हो पा रहा, तो इसमें कहीं न कहीं अधिकारियों को संज्ञान में लेने की जरूरत है और संज्ञान में लेना चाहिए। अगर ये संज्ञान में नहीं लेते तो जिस तरह से डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि आमरण अनशन करेंगे, तो ये बहुत बड़ा विषय बन जाएगा। तो मुझे लगता है कि इसमें सरकार और शासन को मंशा क्या है, चाहती क्या है और इसमें सुधार कैसे हो सकता है। जब की गाइडलाइन जारी हो गई, जब जियो जारी होगा, इस पर विचार करने का विषय होगा। एक समाज के लिए मेरा भी संदेश है जी, कि जिस महापुरुष ने, राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव राजभर जी ने
इस देश की एकता, अखंडता और संस्कृत सभ्यता के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर किया, ऐसे राष्ट्रभक्त के, ऐसे महापुरुष के सम्मान के लिए सबको कहीं न कहीं चिंतन करना चाहिए। जो प्रयास हो, जो उनके गौरवशाली इतिहास को पुनर्स्थापित कर सके, सबका प्रयास होना चाहिए, ऐसी मेरी अपील है। देखिए डॉक्टर साहब का एक समाज, राजभर समाज से एक निवेदन, अपील भी करना चाहते हैं कि समाज के लोगों की सबका अपना अपना दायित्व है और इस दायित्व को पूरा करने के लिए कहीं न कहीं डॉक्टर साहब का सहयोग और करने की जरूरत है, ताकि ये जो सुहेलवा वन का नामकरण, अशुद्धिकरण हुआ है, उसको शुद्ध किया जा सके। इसमें लोगों का, समाज के लोगों का सहयोग और समर्थन की जरूरत है। इसके साथ ही हम लोग एक बार फिर से इस पे चर्चा करने के लिए हम लोग जल्दी इस पे बातचीत करेंगे डॉक्टर साहब से कि इसमें क्या प्रक्रिया चली आ रही है, क्योंकि 2002 से 2025 आने का दिन है और अभी तक इसमें तूतीपूर्ण जो सवाल बना हुआ रहा है, अभी तक शुद्धिकरण नहीं हो पा रहा है। तो एक बार हम लोग फिर से इस पे जानने का प्रयास करेंगे। इसी के साथ ही हम लोग चर्चा अपना खत्म करते हैं। इसके साथ धन्यवाद डॉक्टर साहब।